Good evening, class. In the previous class, we were studying about chapter 3 of your chemistry, classification of the elements and periodicity in elements. Okay, so in the previous class, we have learned that how the elements were arranged in the modern periodic table as per the electronic configuration, जिसमें हमने पढ़ा था कि modern periodic table total 4 blocks में distributed है S, P, D and F. तो s ऑर्बिटल्स में या फिर s ब्लॉक में सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके ऑर्बिटल्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टोटल उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिट में आते हो। ठीक है, हमने जो क्वांटम नंबर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को sp_df, तो उस बेसिस पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जिस एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन p शेल में आ रहे थे यानी p सब शेल में आ रहे थे या p ऑर्बिटल्स में आ रहे थे, तो उसको हमने किस पे रखा, p ब्लॉक में। सिमिलरली d के लिए भी हमने यही लॉजिक अप्लाई किया, f के लिए भी यही लॉजिक अप्लाई किया। ओके, तो वहां तक हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। अब आता है पीरियोडिसिटी ट्रेंड्स। पीरियोडिसिटी ट्रेंड्स यानी इन कुछ एलिमेंट्स में कुछ तो कॉमन होगा कि हम जब पीरियड्स की बात कर रहे हैं या ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। कि हो सकता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियड में, यानी जैसे मान लीजिए लिथियम से हम नियॉन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कैपेसिटी बदलती होगी, या इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो उसकी कैपेसिटी बदलती होगी, एटॉमिक रेडियाई बदलता होगा। ऐसा क्यों होता है कि जब हम सोडियम से आर्गन की तरफ मूव करते हैं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ये मेटल्स की तरह एक्ट करता है, जबकि रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे नॉन मेटल्स की तरह एक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो उसको पहले स्टडी करने से पहले हमें स्टडी करना है न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जब हमने किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करते हैं, कि जस्ट सपोज कि मैंने लिथियम का एग्जांपल ले लिया, ये लिथियम का न्यूक्लियस जिसके पास 3 प्रोटॉन्स है, ठीक है, 3 पॉजिटिव चार्जेस है, एंड ये फर्स्ट शेल इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये सेकंड शेल यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो एटम स्टेबल तभी है, बोहर ने ये एक्सप्लेन किया था कि एटम तभी स्टेबल है जब यहां से न्यूक्लियस फोर्स जो ये क्या करता है, इसको बाउंड करके रखता है। यानी न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है, ये पॉजिटिव चार्ज है एंड पॉजिटिव चार्ज एक साथ है, और जबकि मेरा नेगेटिव चार्ज क्या है, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, बाहर तक के सबशेल को अपने साथ बाउंड करके रखना चाहता है। तो ये अपना फोर्स बाहर तक एग्जिस्ट पहुंचाता है ताकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है या फिर ये जो शेल है इसके बाउंडेशन में रहे। ठीक है, ये था लिथियम का केस जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन्स है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि जो फोर्स न्यूक्लियस अप्लाई करता है आउटर मोस्ट शेल तक, ताकि वो उस ऑर्बिट को या उस शेल को अपने ऑर्बिट से या अपने अंडर तक उसको अफेक्ट कर सके या उसको बाहर नहीं जाने दे। कि इन केस ऐसा हो जाए, जैसे यूनिवर्स के लिए हम लोग कहते हैं कि यूनिवर्स क्या है, कंटिन्यूअसली एक्सपेंड करता रहता है, एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, वो बढ़ता जा रहा है या फैलता जा रहा है। तो सिमिलरली इसमें न्यूक्लियस फोर्स के लिए ये था कि ये बाहर तक के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ खींच करके रखता है। यानी यदि वो इस इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ऑटोमेटिकली इस पूरे शेल को भी क्या करता है, अपने साथ कैरी ऑन करते रहता है। तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अब हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 प्रोटॉन्स। तो ये बेरिलियम के पास यहाँ न्यूक्लियस फर्स्ट शेल एंड ये सेकेंड शेल। ठीक है, यानी अब यदि देखा जाए तो इसके आउटर मोस्ट शेल तक जाने के लिए न्यूक्लियर चार्ज के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसको ये अपने साथ तक खींच सकता है। ठीक है, ये अपने साथ तक खींच सकता है, और जबकि यहाँ पे न्यूक्लियस के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर तक के। हम इनर की बात नहीं कर रहे हैं, हम आउटर की बात कर रहे हैं। तो बाहर तक के, क्योंकि इनर की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं हम क्योंकि यदि आउटर को ही कंट्रोल में कर लिया इसने तो इनर को तो कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनर्स को ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करवाता है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करवाता है, बिल्कुल करवाता है, श्योर, बट आउटर को ये ज्यादातर हम लोग वैलिड मानते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर पा रहा था। In the lithium case, the nucleus यानी 3 protons were possible only to attract only single electron. Whereas in the case of the beryllium, we can see that it has 2 electrons to attract toward itself. तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज मेरा बढ़ गया, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 प्रोटॉन्स थे। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स कम है और यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियर फोर्स कम होगा और 4 इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा। सिमिलरली यदि मैं ऐसे चलते चलते फ्लोरीन की बात करूं, यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन को जब स्टडी करूं तो फ्लोरीन के पास टोटल 9 प्रोटॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स
एंड यहाँ पे आउटर मोस्ट में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जैसे सपोज कि थोड़ा सा ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रह करके यहाँ है, ठीक है। यानी अब न्यूक्लियस के पास आउटर मोस्ट शेल में अट्रैक्ट करने के लिए उसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी इसका फोर्स ज्यादा कहाँ वर्कआउट करेगा, यहाँ पे करेगा। क्यों? क्योंकि 9 प्रोटॉन वर्क कर रहे हैं, यानी यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स भी मेरा बढ़ गया है, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज हो गया। 3 का न्यूक्लियर फोर्स कम, 4 का न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा ज्यादा, 9 का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है, इसको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा अच्छे से जकड़ पाएगा। अगर मैं किसी एक को खींचूं पूरे गोले में से, तो मेरा गोला तो नहीं छोटा होगा। इंडिकेट में 7 को एक साथ खींचूं तो मेरा ये जो सर्कल का शेल का जो साइज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास 4, इसके पास 9। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी हम लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन तक, फ्लोरीन तक मूव किए, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, द फोर्स या attractive force applied by the nucleus to the outermost shell to attract its electrons toward itself is known as nuclear force। तो इस न्यूक्लियर चार्ज को जब हम लेफ्ट टू राइट ट्रेंड में स्टडी करेंगे, जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में ही हम मूव कर सकते हैं, ग्रुप में तो अप डाउन ही जाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट जब भी हम मूव करते हैं तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये ट्रेंड आपका हर पीरियड में फॉलो करता है, यानी सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड। तो दिस ट्रेंड इज फॉलो। अब जस्ट सपोज कि मैं ग्रुप की बात करूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिथियम का ही ग्रुप ले लिया, लिथियम, ठीक है, इसके पास 3 प्रोटॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन। एंड मैंने सोडियम का ले लिया। अब सोडियम की बात कर ली मैं, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, ठीक है। यहां पे यदि मैं देखूं तो न्यूक्लियर चार्ज को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना था, यानी कहां से कहां तक ट्रेवल करना था, फर्स्ट शेल से सेकंड शेल की तरफ ट्रेवल करना था। यहां पे इसके पास 3 प्रोटॉन थे, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ गए, यानी हम तो यहां बोल सकते हैं कि हमारा न्यूक्लियर फोर्स तो बढ़ गया है, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ा है। न्यूक्लियर चार्ज की अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पे न्यूक्लियस को कहां से कहां तक ट्रेवल करना है, टोटल ज्यादा इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है। यहाँ पे तो इसको केवल 2 शेल तक ट्रेवल करना था, इसको 3 शेल तक ट्रेवल करना है। तो यहाँ तक आते आते उसकी बहुत सारी एनर्जी तो लूज हो जाएगी। क्यों लूज होगी? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी तो इसके न्यूक्लियर चार्ज को क्या करेंगे, फेस करेंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है ये भी इसके न्यूक्लियर चार्ज को क्या करेंगे, फेस करेंगे। तो यहां तक आते आते उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता है जो रहना चाहिए था। तो इस वजह से जब भी हम लिथियम से सोडियम की तरफ मूव करते हैं हमारा न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होता है। सिमिलरली मान लीजिए कि मैं पोटेशियम का केस ले लूं, पोटेशियम का केस ले लूं के, जिसके पास 19 प्रोटॉन्स है, यानी 11 फिर 19 आ गया, न्यूक्लियर फोर्स मेरा इंक्रीज हो गया। फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड शेल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड उसी प्रकार लास्ट है। तो यहाँ पे लिथियम के केस में उसको केवल 2 शेल ट्रेवल करना था, सोडियम के केस में 3 शेल, पर पोटेशियम के केस में टोटल उसको 4 शेल तक जाना है। एंड हमने जो ये स्टडी किया हुआ है कि यदि हमारा एक टेनिस का बॉल, यदि हमारा वो न्यूक्लियस है तो उसका पहला इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ मिलता है, ठीक 2 किलोमीटर दूर, अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर दूर हमको इसका पहला इलेक्ट्रॉन मिलता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये बोहर्स ने बताया था या रदरफोर्ड ने कहा था कि यदि हमारा एक टेनिस का बॉल न्यूक्लियस है तो उससे ठीक 2 किलोमीटर दूर
या अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर दूर उसका पहला इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी इसको बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता होगा लास्ट शेल तक पहुंचने के लिए, तो ये उतना ज्यादा नहीं कर पाता है, इस वजह से इसका जो न्यूक्लियर फोर्स जो आउटर शेल तक जाएगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रीजन क्या था कि ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, न्यूक्लियर फोर्स को सफर करेंगे। जबकि पीरियड के केस में क्या था, मेरा नंबर ऑफ शेल्स सेम था, नंबर ऑफ शेल्स 2 था, लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक नंबर ऑफ शेल्स 2 था, तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस तो उतना हो गया पर प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया था, इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। जबकि इनके केस में क्या हुआ, नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ जो रेजिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, टोटल कम हो जाता है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम डाउन अ ग्रुप, जब हम डाउन अ ग्रुप जाते हैं किसी भी ग्रुप में, चाहे वो हेलोजेंस का ग्रुप हो, चाहे वो केल्कोजेंस का हो, चाहे अल्कलाइन मेटल का, चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का या डी ब्लॉक का, तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। कब, डाउन दी ग्रुप जाने में, एंड जब हम अलोंग दी पीरियड जाते हैं तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये एक न्यूक्लियर चार्ज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको आगे बहुत काम में आने वाला है। तो हो ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट ये आपने टॉपिक सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, इसके मतलब अपने बुक्स में रीडिंग किया होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब हम सोडियम की बात करें, जब हम लिथियम से सोडियम की तरफ मूव करते हैं, जैसे ये सोडियम की बात कर रहा हूं मैं, सोडियम 11, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एंड ये लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो मैंने क्या कहा कि ये जो न्यूक्लियर चार्ज है, ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा, इसको पार करने के लिए क्या है, पहला तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, दूसरा क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इंटरनल में मेरे प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे इस न्यूक्लियर फोर्स को आउटर मोस्ट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की कैपेबिलिटी है कि जैसे मान लीजिए कि यहां से कोई न्यूक्लियर चार्ज जा रहा था, जैसे सपोज कि ऐसे कोई न्यूक्लियर चार्ज यहां जा रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, ये फील कर रहा है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी न्यूक्लियर फोर्स अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली मान लीजिए ये यहाँ की तरफ जा रहा है, तो ये इंटरनल वाला ही इसको रोक दिया, तो ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, ना इस तक पहुंच पाया। तो इस कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर कभी कभी हम इसको शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। शील्डिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। शील्ड का मतलब क्या होता है, जब पुराने जमाने में लड़ाइयां होती थी तलवार के थ्रू, तो लोग शील्ड का यूज करते थे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। शील्ड का काम क्या था, प्रोटेक्ट करना। तो इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर फोर्स से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट के नाम से हम बुलाते हैं। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब जैसे हमने स्टडी किया था कि कई सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे एस पी डी एफ। अब एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो शील्डिंग, मतलब इनकी कैपेबिलिटी भी अलग अलग होती है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट शो करेगा, कौन सा सबसे कम शो करेगा। तो एस ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, उसके बाद पी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ। इनके ये शील्डिंग इफेक्ट का पावर होता है कि इस बेसिस पे ही उन लोग करते हैं, यानी एस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स को ज्यादा देर तक स्टॉप कर सकते हैं, देन पी इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा कम रहेगा इससे, पर डी से ज्यादा रहेगा। सिमिलरली डी जो रहेगा पी से कम रहेगा लेकिन एफ से ज्यादा रहेगा, और एफ जो है वो पुअरेस्ट होता है फॉर द शील्डिंग इफेक्ट। तो ये दो टॉपिक्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द पीरियोडिसिटी ट्रेंड इन एलिमेंट, यानी पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिसिटी ट्रेंड्स आते हैं उसको स्टडी करना है। तो हमारा पहला जो पीरियोडिसिटी ट्रेंड्स है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इट मींस कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करते हैं तो उसके न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट रेडियाई, आउटर मोस्ट शेल तक का कितना जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। कई कई जगह हमें आयनिक रेडियाई भी स्टडी करने को मिलता है, वो भी हम स्टडी करेंगे।
तो पहले हमें एटॉमिक रेडियाई को स्टडी करना है। एटॉमिक रेडियाई क्या बोलता है? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, यानी हर एटम के लिए ये अलग अलग होगा। क्योंकि मैंने हर एटम के लिए अलग अलग क्यों होगा? ऐसे इसलिए क्योंकि लिथियम का यदि जब हमने स्टडी किया, ठीक है, लिथियम के पास 3 प्रोटॉन, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज का क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। जबकि फ्लोरीन की बात करूं मैं, फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन, तो 2 7, और मैं तो बात कर रहा हूं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, इनर से तो मेरे को मतलब नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ेगा, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ ज्यादा ही कॉम्पैक्ट हो जाएंगे एज कंपेयर टू लिथियम। इट मींस कि जब भी हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि आसान भाषा में जब हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक मूव करते हैं, हम नोबल गैसेस को स्टडी नहीं करते पेरियोडिसिटी ट्रेंड्स में, ये बात याद रखिएगा। आगे स्टडी करना है पर एटॉमिक रेडियाई में हम नोबल गैसेस को स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसलिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसीलिए हम उनको नहीं स्टडी करते हैं। तो हमें लिथियम से फ्लोरीन तक जाना है। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियोडिक पीरियड्स पे मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल, हमारी एटॉमिक रेडियाई ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि उनका हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इट मींस न्यूक्लियस की कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। वो जितनी कैपेबिलिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, उतनी तेजी के साथ वो क्या होगा? कॉम्पैक्ट होता जाएगा। तो ये आपको ट्रेंड याद रखना है कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट किसमें? पीरियोडिक टेबल में, तो हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? डिक्रीज होता है। सिमिलरली यदि मैं डाउन द ग्रुप जाऊं, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाऊं, डाउन द ग्रुप की बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम की तरफ मूव करूं मैं। हम लोग सीसियम के बाद वाले एलिमेंट्स को स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव की प्रॉपर्टीज पल पल बदलती रहती है। यहां पे हमने पाया था 3 प्रोटॉन्स एंड 2 शेल। यहां पे हमने पाया 11 प्रोटॉन, 3 शेल, 19 प्रोटॉन, एंड इसके पास है 37 प्रोटॉन, इसके पास है 57 प्रोटॉन, हाँ 55 प्रोटॉन, सॉरी 55 प्रोटॉन्स, एंड इसके पास है 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल, यानी नंबर ऑफ शेल्स हमारे कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। मैंने कहा था जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है? मेरा न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि बीच में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। क्यों? यदि मैं पोटेशियम की बात करूं, 19 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 1, मैं इस पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं पर समझ जाना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इस न्यूक्लियर चार्ज को बाहर तक पहुंचने के लिए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स का सामना करना पड़ता है, और बाहर तक पहुंचते पहुंचते उसकी पावर बहुत कम हो जाती है। यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरा फ्री है, यानी ये चार्ज थोड़ा अपने आप क्या रहता है, उतना इफेक्टिव इसको खींच नहीं पाता है, ठीक है, वो इतना इफेक्टिव इसको अपने पास अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हम जब भी डाउन दी ग्रुप मूव करते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? डिक्रीज, और डाउन दी ग्रुप हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, एंड डाउन दी ग्रुप यानी अप टू डाउन जब हम जाते हैं डाउन दी ग्रुप, तो हमारी एटॉमिक रेडियाई, सॉरी लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी, आई एम सॉरी, एंड इस केस में एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज गाइस, आज आप न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट एंड एटॉमिक रेडियाई को बहुत अच्छे से स्टडी करेगा। कल हम इसमें कुछ आयनिक रेडियाई के बारे में स्टडी करेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए हम इसको नेक्स्ट क्लास में ऑब्जर्व करेंगे। तो आज का क्लास आपके लिए यहीं पे ओवर होता है। तब तक के लिए आप इसको स्टडी करेगा, इसका नोट्स बनाइए एंड मुझे सेंड करिए कि सर हमने नोट्स इसका प्रिपेयर कर लिया है, सो आई विल चेक इट। टेक केयर ऑल ऑफ यू।